आज हमारी क्लास का जो विषय है वो है भारत की विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बीए, एमए, यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आप लोग नोट करें जो कि कथन और कारण से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में और नेट में वे प्रश्न सबसे कठिन होते हैं जो कथन कारण और मैचिंग वगैरह पर बेस्ड होते हैं। तो कथन कारण को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरत है कि हमें कंटेंट में अधिक से अधिक जानकारी हो, जो टॉपिक्स हैं। ऐसी स्थिति में ही हम कथन कारण वाले सही कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न नोट करें। कथन है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावकारी कार्यवाही, संयुक्त राष्ट्र की प्रभावकारी कार्यवाही का बड़ी शक्तियों की सहमति या असहमति से, बड़ी शक्तियों की सहमति या असहमति से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है। अब कारण लिखिए। कारण, यदि बड़ी शक्तियां सहमत हों तो, यदि बड़ी शक्तियां सहमत हों तो संयुक्त राष्ट्र की सरलतापूर्वक अवहेलना कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सरलतापूर्वक अवहेलना कर सकते हैं। और यदि वे असहमत होते हों, और यदि वे असहमत होते हों तो संयुक्त राष्ट्र न केवल शांति एवं सुरक्षा कायम करने में, बल्कि आर्थिक और सामाजिक मामलों में भी प्रभावहीन सिद्ध होगा। आर्थिक और सामाजिक मामलों में भी प्रभावहीन सिद्ध होगा। तो कथन और कारण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट को हमें बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो जब हम कथन का अध्ययन करते हैं तो ये सरासर लगता है कि ये गलत है, चूँकि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावकारी कार्रवाई का बड़ी शक्तियों की सहमति या असहमति से कुछ लेना देना नहीं है, ये असत्य है। चूँकि बड़ी शक्तियां ही संयुक्त राष्ट्र संघ को मैक्सिमम फंडिंग करती हैं, सुरक्षा परिषद में भी बड़ी शक्तियां ही हैं, और कोई भी एक्शन जो लेना होता है वो बड़ी शक्तियों के सहायता के बगैर नहीं किया जा सकता एक्शन। तो इन दैट केस ये तो असत्य है। और तो इसमें देखो इस तरह प्रश्न होते हैं। ए विकल्प था कि ए और आर दोनों सत्य हैं,
तो हम लोगों ने जैसे ही पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो उसे गलत पाया, ठीक है। फिर दिया है ए और आर दोनों असत्य हैं, यानी दोनों गलत हैं। अच्छा, दूसरे वाले को जरा आप देख लें कैसा है। यदि बड़ी शक्तियां सहमत हों तो संयुक्त राष्ट्र की सरलतापूर्वक अवहेलना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है 5 शक्तियों को, महाशक्तियों को जो सुरक्षा परिषद में हैं, उन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त है ना। इसके अलावा देखें कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा संबंधी आर्थिक सामाजिक मामले हैं वो भी महाशक्तियों और जो शक्तियां सुरक्षा परिषद में हैं उनके बगैर नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम आप देखें कि कारण आर सही है। तो यहाँ पर सी विकल्प ये दिया था कि ये सत्य है किंतु आर असत्य है, तो ये तो सही नहीं है। ये वाला सही है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। आंसर नोट कर लें कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। एक और प्रश्न नोट करें कि कथन लिखें, कथन नोट करें कि आसियान एक प्रबुद्ध क्षेत्रवाद, आसियान एक प्रबुद्ध क्षेत्रवाद के दृष्टांत के रूप में उभरा है। आसियान एक प्रबुद्ध क्षेत्रवाद के दृष्टांत के रूप में उभरा है। कारण आर नोट करें। कारण आर क्या है? अंतर आसियान सहयोग में, अंतर आसियान सहयोग में बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इसमें हम अब दोनों कथन और कारण पर विचार करते हैं। तो आप देखें, आसियान एक प्रबुद्ध क्षेत्रवाद के दृष्टांत के रूप में उभरा है, तो ये सही है। फिर दिया है कि अंतर आसियान सहयोग में बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगे कि जो कथन कहा जा रहा है उससे जो कारण है वो जुड़ा हुआ है, ये हम लोग कैसे तय करेंगे? तो आप क्योंकि करके पढ़ें उसको। देखें, आसियान एक प्रबुद्ध क्षेत्रवाद के दृष्टांत के रूप में उभरा है क्योंकि या इसलिए अंतर आसियान सहयोग में बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये बात भी सही है, तो द कथन सही है। नोट करें, द स्टेटमेंट है कि कथन ए सही है। नोट करें उत्तर, कथन ए सही है एवं कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट आप देखें, अगला एक खाड़ी युद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कथन ए नोट करें, ऑपरेशन लिबरेशन इराक। ऑपरेशन नोट करें क्वेश्चन, ऑपरेशन लिबरेशन इराक, इराक के व्यापक बिना शस्त्रों को खत्म करना था, बिना शस्त्रों को खत्म करना था। क्या नोट किया कि ऑपरेशन लिबरेशन इराक, इराक के व्यापक विनाश शस्त्रों को खत्म करना था। कारण आर नोट करें, इराकी राज व्यवस्था
संयुक्त राज्य अमेरिका, इराकी राज व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका व उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन गई थी। सहयोगियों के लिए खतरा बन गई थी। तो इसमें हम आप देखें कि पहला जो कथन है वो सही है कि ऑपरेशन लिबरेशन इराक के जो व्यापक विनाश शस्त्रों को खत्म करना था। लेकिन जो कारण आर है वो गलत नहीं है। चूँकि इराक पर जो भी अटैक इत्यादि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया तो उसकी वजह ये थी कि इराक ने अपने पड़ोसी राष्ट्र कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो ये तात्कालिक कारण था। और जाहिर है अमेरिका वगैरह तो सुपर पावर हैं, तो उनको इराक से कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। तो ये नोट करें कि कथन ए सही है, कथन ए सही है और लेकिन कारण आर गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए नोट करें कि संयुक्त राष्ट्र बड़ी शक्तियों के हाथ में एक औजार बन गया है। संयुक्त राष्ट्र बड़ी शक्तियों के हाथ में एक औजार बन गया है। कारण आर नोट करें कि सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को धूमिल कर दिया है। सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को धूमिल कर दिया है। तो यहाँ हम आप पहले कथन को देखें कि संयुक्त राष्ट्र बड़ी शक्तियों के हाथ में औजार या खिलौना बन गया है, ये पूरी तरह सही है। ठीक है। दूसरा ये दिया कि सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को धूमिल कर दिया है, तो जाहिर है बड़ी शक्तियाँ सुरक्षा परिषद में हैं, तो ये कारण आर भी सही है। तो उत्तर नोट करें कि कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। लेकिन ये याद रखना एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल दोनों सही हैं। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। अब प्रश्न जो है इंफॉर्मेटिव है, यानी सूचना जनित है, जिसमें आपको एक पॉइंट निकालना है और 3 उसमें गलत होंगे। आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कारण से, निम्नलिखित में से किस एक कारण से अमेरिका ने इराक पर हमला किया। निम्नलिखित में से किस एक कारण से अमेरिका ने इराक पर हमला किया। यस, तो हम आप देखें विकल्पों पर विचार करते हैं और उन्हें पहले गलत ठहराएंगे 3 को, फिर एक सही पर हम लोग पहुंचेंगे। पहला विकल्प है कि मानव अधिकारों का इराक द्वारा हनन। लेकिन याद रखना अमेरिका के इराक पर जो हमला किया है ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। एक तरह से ये बात सही है कि सद्दाम हुसैन एक तानाशाह था और बहुत कुछ उसने वहाँ कुर्दिश का, जो एक आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, कुर्दिश के साथ अत्याचार किया था, विपक्षियों का भी उसने दमन किया था, लेकिन ये कारण नहीं था। नेक्स्ट है सद्दाम की पश्चिम एशिया के तेल को हथियाने की महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट है इराक के पास नरसंहार के हथियारों का होना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो बी विकल्प सही है। नोट करें कि सद्दाम की पश्चिम एशिया के तेल को हथियाने की महत्वाकांक्षा। सद्दाम की पश्चिम एशिया के तेल को हथियाने की महत्वाकांक्षा। तो यहाँ हम आप देखें कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर इसलिए अटैक किया था, उसने कहा कि यह हमारा पूर्व में इतिहास में हमारा ही एक अंग था, लेकिन मेन उसका उद्देश्य था कि कुवैत के पेट्रोलियम भंडारों पर कब्जा करना। वहीं हम आप देखें कि दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अमेरिका वगैरह और पश्चिमी शक्तियों का भी यही उद्देश्य था, वो भी कुवैत के बहाने इराक के पेट्रोलियम भंडारों पर कब्जा करना चाहते थे। तो चलिए ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट कथन लिखें, कथन और कारण बेस्ड है। अमेरिका नाटो सैनिक संगठन का, अमेरिका नाटो सैनिक संगठन का पूर्वी यूरोप में विस्तार करना चाहता था। अमेरिका नाटो सैनिक संगठन का पूर्वी यूरोप में विस्तार करना चाहता था। कारण आर नोट करें कि अमेरिका पूर्वी यूरोपीय देशों का, अमेरिका पूर्वी यूरोपीय देशों का संतुलन पश्चिमी यूरोपीय देशों से करना चाहता है, करना चाहता था लिख लें, क्योंकि ये पूर्व की बात है। तो यहाँ हम लोगों ने दोनों कथन और कारण पढ़े, तो इसमें नोट करें उत्तर है ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं। देखिए आप लोगों से ये बोलना है वीडियो के बीच में ही कि गर्मी का मौसम है, एक छोटी बोतल पानी की सभी लोग अपने साथ रखें, क्योंकि गला भी ड्राई होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे राबिया नहीं लाई है। तो इन दैट केस जो है अगर हो किसी पे तो इसे 2 बूंद पानी पिला दो, जिससे इसकी खांसी रुक जाए, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, निम्नलिखित नेताओं का उनका देश बताइए। ये मैचिंग है। निम्नलिखित नेताओं का उनका देश बताइए। टेबल सूची 1 है, सूची 1 पहले नोट कर लें। ए है असद, स्मॉल ए है असद, बी है मुबारक, मुबारक लिखा, बी है मुबारक, सूची ए के नीचे नाम नोट करने। सी है गद्दाफी, सी है गद्दाफी, और डी है अस-सबाह, अस-सबाह। तो इसके बाद टेबल सेकंड नोट करें, उसी के सामने टेबल सेकंड नोट करें। फर्स्ट है मिस्र, फर्स्ट मिस्र, सेकंड सीरिया, सेकंड सीरिया, थर्ड है कुवैत और फोर्थ है लीबिया। तो यहाँ हम आप ऐसे एरो करके जोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह ABCD कैपिटल में आएंगे, फिर वो विकल्प, ये स्मॉल में थे। तो चलिए हम मैच कराते हैं। असद का संबंध सीरिया से है, मिला दो, असद सीरिया। मुबारक का संबंध मिस्र से है, मुबारक को मिस्र से मिला दो, मुबारक से मिस्र को। गद्दाफी का संबंध लीबिया से है,
गद्दाफी लीबिया, और अस्सवाय का संबंध जो है कुवैत से है। अस्सवा कुवैत से मिला दो। तो आई थिंक अब यहाँ पर बी विकल्प सही था कि ए के साथ सेकंड था, बी के साथ फर्स्ट था, सी के साथ फोर्थ था और डी के साथ थर्ड था। एग्जामिनेशन में बड़ी प्रॉब्लम यहाँ राइज होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें से किस विकल्प को हम चुनें। कुछ लोग, बाकी सबकी स्थिति सही रहती है। आगे आप आ जाएं फिर कथन और कारण पर। कथन नोट करें, चूँकि आज जो क्लिष्ट क्वेश्चन है इन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, चीन, रूस व भारत। चीन, रूस व भारत नामक धुरी नई विश्व व्यवस्था को स्थायित्व देगी। चीन, रूस व भारत धुरी नई विश्व व्यवस्था को स्थायित्व देगी। कारण आर नोट करें, यह उत्तर की नई एकता के विरुद्ध, यह उत्तर की नई एकता के विरुद्ध प्रतिसंतुलन स्थापित करेगी। प्रतिसंतुलन स्थापित करेगी, ये कारण आर है। तो देखिए, चीन, रूस व भारत की अगर धुरी बन जाती, हालांकि यहाँ चीन रूस की धुरी बनी है और भारत की रूस के साथ हैं, बट कई मामलों में चीन के साथ धुरी नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर बन जाए तो इससे नई विश्व व्यवस्था को स्थायित्व देगी। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र तानाशाही करना चाहते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, एक बात। दूसरा ये कि ये उत्तर की नई एकता के विरुद्ध, उत्तर में कौन से देश आते हैं? विकसित राष्ट्र आते हैं। तो ये उत्तर की नई एकता के विरुद्ध प्रतिसंतुलन स्थापित करेगी। तो दोनों सही हैं। नोट करें कि कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कथन कारण पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन नोट करें, शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत, शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति सामरिकी निष्क्रिय हो गई, निष्क्रिय हो गई। कारण आर नोट करें कि द्विध्रुवीय विश्व एक ध्रुवी बन गया। द्विध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय बन गया। मेरे समझाने के उपरांत भी अगर स्पष्ट ना हो तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन वैसे भी आ जाएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर, है ना, और ये कथन कारण में तो है ही। तो हम आप कथन देख रहे हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत की जो गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति है, जब दुनिया बाइपोलर थी, यानी दो ध्रुवी थी, अमेरिका और सोवियत संघ साम्यवाद और पूंजीवाद के खेमे बटे हुए थे, तो उस समय इसकी सक्रियता प्रासंगिक थी। लेकिन इधर लिखा है कि अब निष्क्रिय हो गई, ये बात सही है। दूसरा आप देखें, दो ध्रुवीय विश्व एक ध्रुवी बन गया, तो ये बात सही है कि 1990 के बाद साम्यवाद और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इन दैट केस अमेरिका सुपर पावर और एक ध्रुवी दुनिया हो गई। तो दोनों सही हैं। नोट कर लें उत्तर
कि कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। कथन है कि शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत नाटो कमजोर हुआ है। शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत नाटो कमजोर हुआ है। कारण आर नोट करें। यूरोपीय संघ एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में उभरा है। यूरोपीय संघ, कारण है यूरोपीय संघ एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में उभरा है। तो पहले हम लोग कथन ए पर विचार करते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत नाटो कमजोर हुआ है। ये बात सही है। नाटो एक सैन्य संगठन था और जो कि साम्यवादी व्यवस्था और सोवियत संघ के विरुद्ध तैयार किया गया था। तो शीत युद्ध समाप्त हो गया तो नाटो की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई। ये बात सही है ना? क्लियर। फिर कारण दिया है कि यूरोपीय संघ एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में उभरा है। तो आप देखें ये कारण सही नहीं है कि यूरोपीय संघ अमेरिका के लिए दूसरे मामलों में तो चैलेंजिंग साबित हुआ, लेकिन ये नाटो कमज़ोर हुआ है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप नोट करें, उत्तर है आपका कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कारण आर सही हो सकता था अगर यहाँ ये दिया होता कि सोवियत संघ या साम्यवाद की विदाई हो गई, है ना, तो ऐसी कंडीशन में इसका औचित्य जो है नहीं रहा, तो वो कारण आर सही हो जाता। नेक्स्ट आप कथन नोट करें। भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। कारण आर नोट करें। भारत ने उद्योग एवं तकनीकी के क्षेत्र में द्रुत गति से यानी बहुत तेजी से विकास किया है। द्रुत गति से विकास किया है। तो हम लोग कथन पर विचार करते हैं कि भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया में और इवन एशिया में भारत चीन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। जापान को भी उसमें गिन सकते हैं। इसके अलावा ये कि भारत ने उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में द्रुतगति से विकास किया, ये भी सही है। तो दोनों सही है। उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही है। नेक्स्ट आप कथन नोट करें कि वेनेजुएला व ब्राज़ील, वेनेजुएला एक देश का नाम है, वेनेजुएला व ब्राज़ील भारत के साथ सहभागिता बढ़ाने के इच्छुक हैं। वेनेजुएला व ब्राज़ील भारत के साथ सहभागिता बढ़ाने में इच्छुक हैं। बढ़ाने में इच्छुक हैं। कारण नोट करें। वेनेजुएला व ब्राज़ील संयुक्त राज्य के प्रति शत्रुता रखते हैं। वेनेजुएला व ब्राज़ील
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही है कि वेनेजुएला व ब्राज़ील भारत के साथ सहभागिता बढ़ाने में इच्छुक हैं, लेकिन कारण गलत है। वेनेजुएला व ब्राज़ील संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति शत्रुता रखते हैं, तो अगर शत्रुता रखते हैं तो अगर वो भारत से दोस्ती कर लेते हैं तो क्या उससे अमेरिका को चैलेंज किया जा सकता है? क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इन दैट केस ये गलत है। ठीक है, अगला आप लिखें संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? ये प्लेन क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो पहले उनके नाम लिख लें जो सदस्य हैं। लिख लें रूस, चीन और कजाकिस्तान, ये हैं। ठीक है, रूस, चीन और कजाकिस्तान। जाहिर है चीन ने इसका निर्माण किया है, तो रूस को भी शामिल किया है, कजाकिस्तान को शामिल किया है, और इसमें विकल्प था भारत। तो भारत जाहिर है चाइना अपने संग में नहीं ले जाएगा, तो भारत सही नहीं है। क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो भारत उत्तर है। वो तीन इस सेंस में याद रखेंगे हम लोग। क्या हुआ? नहीं, भारत नहीं है संघाई संगठन का। ठीक है, ये तीन हैं, वो भारत नहीं है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है अप्रैल 2009 में, अप्रैल 2009 में आयोजित नाटो के स्ट्रासबर्ग शिखर सम्मेलन में बनाए गए दो नए सदस्य। नोट करें, अप्रैल 2009 में आयोजित नाटो के स्ट्रासबर्ग शिखर सम्मेलन में बनाए गए दो नए सदस्य। नोट करें, अल्बानिया व क्रोएशिया। अल्बानिया व क्रोएशिया, ये उत्तर है। नेक्स्ट है सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? उत्तर नोट करें, कोलंबो में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक एक संगठन है क्षेत्रीय, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका सदस्य स्पेन नहीं है। लेकिन जो हैं उनके नाम नोट कर लें, भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड। जो तीन विकल्प में नाम दिए थे जो इसके सदस्य हैं, भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड। D8 अगला है। D8 किसकी पहल से बना संगठन है? D8 किसकी पहल से बना संगठन है? D8 किसकी पहल से बना संगठन है? ठीक है, D8 तो ये टर्की की पहल से बना संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नांकित में से कहाँ संपन्न नहीं हुआ?
निम्नांकित में से कहाँ संपन्न नहीं हुआ? तो नैरोबी में नहीं हुआ, नैरोबी में। लेकिन इसके सम्मेलन जिन 3 देशों में हुए हैं उनके भी नाम लिख लो। सिएटल में हुए सम्मेलन, सिंगापुर में, सिएटल, सिंगापुर और दोहा। जब उरुग्वे दौर की वार्ता हो रही थी तो एट दैट टाइम ये सम्मेलन हुए। तो सिएटल में हुआ, सिंगापुर में हुआ, दोहा में हुआ, लेकिन नैरोबी में नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखें, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? उत्तर लिख लें, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन से, या केवल विश्व व्यापार संगठन दिया हो तो भी आप टिक कर देंगे कि एजेंडा 21 का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। तो विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन से। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए चतुर्थ विश्व सम्मेलन, महिलाओं के लिए चतुर्थ विश्व सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? कब और कहाँ आयोजित किया गया? बीजिंग में। उत्तर लिखें, बीजिंग में 1995 में। महिलाओं को लेकर जो विश्व सम्मेलन हुए हैं इसका पूरा चार्ट आपको तैयार करना है। पहला कहाँ हुआ, लेटेस्ट कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, ये आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला कहाँ और कब आयोजित किया गया? दैट वाज द वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरो में 1992 में। रियो डी जेनेरो में 1992 में, है ना। किसकी राजधानी है? ब्राज़ील की। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया? लिखें 1986 में। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग की नियुक्ति, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग की नियुक्ति कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? कितने वर्ष के लिए होता है? उत्तर है 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए होता है। जनसंख्या और विकास पर, जनसंख्या और विकास पर सन 1994 में, जनसंख्या और विकास पर सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काहिरा में। उत्तर है काहिरा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन, ब्रैकेट में लिख लो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। ब्रैकेट में लिख लो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित की अध्यक्षता कौन करता है? की अध्यक्षता कौन करता है? तो महासचिव। उत्तर है महासचिव करता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है? निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है? तो पहले जो हैं उन्हें नोट कर लें। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ये हैं, नहीं है फिर हम लोग सभी 4 लिख के टिक कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। नेक्स्ट बी विकल्प है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एवं निधि। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एवं निधि। सी विकल्प है आयोग और समितियां। डी है विशिष्ट अभिकरण। विशिष्ट अभिकरण। तो इसमें सी विकल्प है जो आयोग और समितियां, ये संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है। बाकी जो 3 हैं इसके सदस्य हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो प्रश्न आपको तैयार किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, इनको आप सभी तैयार करें भावी एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।